मैम क्या कहेंगे आज के दौर में जो खान-पान है, वो कितना कॉम्प्लिकेशन आगे जाके जो मैरिज लाइफ़ है, उस पर उसका असर भी पड़ता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जो गलत खान-पान, जैसे जो हमारी डाइट है जिसको फ़ास्ट फूड डाइट कहते हैं, जिसको कई बार लेबल किया जाता है द स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट या डेडली अमेरिकन डाइट, ये बहुत हाईली इन्फ्लेमेटरी डाइट है जिससे ऑक्सीडेटिव तनाव होता है। और ये डाइट ट्रांस फैट, सॉल्ट, शुगर्स की बहुत ज़्यादा मात्रा है। और आजकल ये अपने रहन-सहन में हम देखने लगे हैं, पहले हम बाहर जाके खाते थे, आजकल स्विगी, ज़ोमैटो के कारण हम लोग घर पे बैठे-बिठाए ये बाहर का खाना आसानी से मंगा लेते हैं। और इसलिए देखा गया है बचपन से ही हम बहुत बाहर का खाना खाने लग गए हैं, और उसके कारण देखा गया है मोटापे के शिकार हो रहे हैं। और हमने अपनी स्टडी में ये देखा है कि जब ये जर्म सेल्स बनते हैं, चाहे वो शुक्राणु हों या स्पर्म या अंडे बनते हैं, तो जो भी वो जब से वो बनने शुरू होते हैं, अगर हमारा गलत रहन-सहन हो, अगर हम स्मोक करते हैं, शराब पीते हैं, मानसिक तनाव के एक मानसिक तनाव है हमें, हम और ज़्यादा सेल फ़ोन यूज़ करते हैं, बहुत एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट से एक्सपोज्ड हैं, तो ये और हेवी मेटल से एक्सपोज्ड हैं, तो उससे हमारे शुक्राणु को बहुत डैमेज होता है। और शुक्राणु या स्पर्म केवल एकमात्र ऐसा सेल है शरीर में जो अपने डैमेज को ठीक नहीं कर पाता, क्योंकि जब उसकी बनावट ऐसी होती है कि वो सारे अपने जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो उसको प्रोटेक्ट करते हैं वो शेड कर देता है बनने वक्त। दूसरा, उसका डीएनए बहुत कॉम्पैक्ट होता है, जिसके कारण उसके जितने भी रिपेयर मैकेनिज़्म केवल एक ही एक्टिव रहता है, बाकी सारे साइलेंट हो जाते हैं। और जो एक रिपेयर मैकेनिज़्म एक्टिव रहता है, जिसको हम बेस एक्सीजन रिपेयर मैकेनिज़्म कहते हैं, वो भी स्मोकिंग में, क्योंकि कैडमियम पाया जाता है स्मोक में, उससे वो इनहिबिट हो जाता है। फिर एक चीज़ देखी गई है, आजकल हम मैरिजेस लेट कर रहे हैं, तो जब फादर की एज ज़्यादा होती है तो उसमें वो डीएनए डैमेज एक्यूमुलेट करता रहता है। और फिर ये जो स्पर्म है वो डिपेंडेंट होता है कि जो माँ का अंडा है वो उसको रिपेयर करेगा, परंतु जब डीएनए डैमेज बहुत ज़्यादा होता है और मदर की एज भी ज़्यादा होती है तो उसकी रिपेयर कैपेसिटी भी सब ऑप्टिमल होती है, तो वो ऑक्सीडेटिव तनाव, जो ऑक्सीडेटिव डीएनए डैमेज के कई प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, जिससे एक है 8 हाइड्रोक्सी 2 डिऑक्सी गुआनोसिन। मतलब ये जो बेस होती है ये डीएनए डैमेज इंडिकेट करती है, ऑक्सीडेटिव डीएनए डैमेज। तो और उसमें देखा गया है ये बहुत सारे नए म्यूटेशंस इंड्यूस करती है और हमारे जीन एक्सप्रेशन को ऑल्टर करती है। इस कारण अगर बहुत डीएनए डैमेज हो तो देखा गया है कि उससे बांझपन होता है, कपल्स इनफर्टाइल होते हैं आदमियों के कारण। फिर इसमें देखा गया है कि जब डैमेज काफ़ी है और तो देखा गया बार बार बच्चे गिर रहे हैं। फिर अगर कभी कभी बच्चा कंसीव हो जाता है तो उनमें कॉन्जेनाइटल मैलफॉर्मेशंस पाए गए हैं। ये भी देखा गया है जो बच्चों में ऑटिज़म, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जैसे कि शाइज़ोफ्रेनिया, चाइल्डहुड डिप्रेशन, हाँ, ये सब ये भी फादर के डीएनए क्वालिटी नष्ट होने से पाए गए हैं। बच्चों में कैंसर, जैसे कि आँखों का कैंसर, वो डायरेक्टली कोरिलेटेड है फादर की स्मोकिंग हैबिट से और फादर की एज ज़्यादा होने से। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ेज़, ये सारे फादर की डीएनए क्वालिटी हमारे गलत जीवन शैली से लिंक्ड हैं, डीएनए क्वालिटी नष्ट होती है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आदमी लोगों को ये जागरूकता, अवेयरनेस होनी चाहिए कि उनके रहन सहन से कितना उनके स्पर्म पे प्रभाव पड़ता है, जो नॉट ओनली उनको कपल को कंसीव करने में मुश्किल होती है, इनफर्टिलिटी या बार बार बच्चा गिरना, पर और ये वो लोग हैं जिनकी वाइफ बिल्कुल नॉर्मल है सारे एग्जामिनेशंस में, मतलब वाइफ को कोई दिक्कत नहीं, मतलब बिल्कुल वाइफ नहीं, हाँ, बिल्कुल परफेक्ट हैं। हाँ, वाइफ बिल्कुल परफेक्ट है। और इनमें आदमी के कारण बांझपन है, आदमी के कारण बच्चा बार बार गिर रहा है या अर्ली प्रेगनेंसी लॉसेस हो रही हैं, और आदमी के कारण डीएनए ख़राब होने, नष्ट होने के कारण देखा गया है कि कॉन्जेनाइटल मैलफॉर्मेशंस हैं, चाइल्डहुड कैंसर्स हैं, ये न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर्स जो बच्चों में ज़्यादा पाए गए हैं, ये डायरेक्ट कोरिलेशन है फादर की डीएनए क्वालिटी ख़राब होने से, जो हमारी गलत रहन सहन के कारण है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आदमियों को जागरूक किया जाए कि वो अपना रहन सहन सुधारें। ये नहीं कि जब बस बच्चा प्लान कर रहे हैं तो सिगरेट शराब छोड़ दी और अच्छा होल प्लांट बेस्ड फूड खाना शुरू कर दिया, परंतु बचपन से ही अच्छे आदतें करें, ड्रग्स ना यूज़ करें, स्मोकिंग, अल्कोहल ना करें,
अच्छा खाएं, होल प्लांट बेस्ड फूड खाएं, मिनिमल जंक फूड, मिनिमल प्रोसेस्ड और रिफाइंड खाना, होल प्लांट बेस्ड, अनरिफाइंड, अनप्रोसेस्ड, अनपैकेज फूड खाना चाहिए। तो बेस्ट तो है घर का खाना खाएं, जो सबसे अच्छा माना जाता है, जिससे हमारे डीएनए क्वालिटी में भी सुधार आएगा। डॉक्टर रीमा, अब तक हम ये समझ रहे थे कि आप जो खा रहे हैं उसका असर सिर्फ आप पे पड़ता है, ऐसा नहीं, नेक्स्ट जनरेशन पे उसका असर पड़ रहा है, बिल्कुल, आपके करने का, आपके खाने का, आपके रहन सहन का। बिल्कुल। आजकल तो ये कंसेप्ट, जैसे पहले हम ये कहते थे कि जो जीन्स हम अपने मदर फादर से इनहेरिट करते हैं वही हमारे नेक्स्ट जनरेशन के बायोलॉजी को डिटर्मिन करता है। हम हेल्दी हैं, हमें कोई बीमारी है तो वो जीन्स डिटर्मिन करती हैं। परंतु अब ये कंसेप्ट आ गया है एपिजेनेटिक्स का, कि कुछ जीन्स के ऊपर ऑपरेट कर रहा है। और वो क्या चीज़ें हैं? हमारा लाइफस्टाइल, हमारी इमोशंस, हमारी थॉट्स, हमारा खाना पीना। तो ये देखा गया है कि अगर हम अच्छी हैबिट्स अपनाते हैं तो हम वो जीन प्रोग्राम स्विच ऑन करते हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं। डीएनए रिपेयर मैकेनिज़म्स बढ़ जाते हैं, हमारे टीलोमरेज एक्टिविटी बढ़ती है, जिससे कि हम टीलोमेयर लेंथ मेंटेन कर सकते हैं, ऑक्सीडेटिव तनाव कम कर सकते हैं। जो जीन्स इन्फ्लेमेशन कॉज करती हैं उनकी एक्सप्रेशन कम हो जाता है। तो डायरेक्टली हमारे लाइफस्टाइल से हम अपने जीन्स के एक्सप्रेशन को ऑल्टर कर सकते हैं। पहले ये सोचते थे कि केवल जब जीन्स का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, जब डीएनए का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बदलता है, जब उसका एक्सप्रेशन ऑल्टर होता है। परंतु ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है कि हम अपने रहन सहन से, अपने खाने पीने के तरीके से, अपनी थॉट्स से, जैसे कहते हैं ना द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, तो इन सब से हम अपने डीएनए में चेंजेस ला सकते हैं, उसके एक्सप्रेशन, जीन्स के एक्सप्रेशन पे। तो अगर आप देखिए कि आपके हाथ में कितनी ताकत है, आप अपने अच्छे रहन सहन से अपने डीएनए की क्वालिटी को सुधार सकते हैं और अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। और गलत आदतें उसका ऑपोजिट इफ़ेक्ट करेंगी। और आजकल क्यों ये लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ इतनी बढ़ गई हैं? और लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ चाहे कोई भी हो, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे अल्जाइमर्स हो, चाहे कैंसर हो, चाहे ऑटो इम्यून डिजीज़ हो, चाहे बच्चों का अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी हो, चाहे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ हो, इन सब में कॉमन अंडरलाइंग फैक्टर्स हैं गलत खान पीन, डाइट रिच इन ट्रांस फैट, सॉल्ट, शुगर, जैसे मैंने पहले कहा, स्मोकिंग, अल्कोहल, सिडेंट्री लाइफस्टाइल। हम में से बहुत कम लोग हैं जो एक नॉर्मल, जो कहते हैं 150 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क जैसे वॉकिंग और एक्सरसाइज करते होंगे हफ्ते में। तो ये भी सिडेंट्री लाइफस्टाइल, सारा वक्त हम बैठे रहते हैं। पहले हम हंटर गैदरर सोसाइटी थे, 15-20-12 किलोमीटर डेली वॉकिंग होती थी, परंतु अब हम सारा वक्त कंप्यूटर्स पे बैठे रहते हैं, फ़ोन्स पे बैठे रहते हैं। ये भी हमारा सेहत पे बहुत बड़ा असर कर रहा है। स्मोकिंग, अल्कोहल, मानसिक तनाव, ये सब चीज़ें, हमारे गलत रहन सहन, ये सब लाइफस्टाइल डिजीज़ेस को बढ़ावा देता है। और हमारी स्टडीज़ ने एक चीज़ पाई है कि योग एक ऐसी जीवन शैली है, एक ऐसी पद्धति है जो इन सारे फैक्टर्स को टारगेट करता है। ये साइकोलॉजिकल तनाव को कम कर सकता है, ऑक्सीडेटिव तनाव को कम कर सकता है। और हमने जैसे एक स्टडी करी जिसमें हमने लिखा है कि योग एक पॉलीपिल है जो हमारी इंटरनल फार्मेसी को स्विच ऑन कर देता है। तो जो भी जीन प्रोग्राम्स हमारे लिए बेनिफिशियल हैं वो उनको स्विच ऑन करता है। और इस कारणवश जितने भी फैक्टर्स हैं, जो अंडरलाइन ट्रिगर फैक्टर्स हैं जिनके कारण लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ होती हैं, वो उनको शांत कर देता है और रिपेयर मैकेनिज़म्स को अप रेगुलेट कर देता है। सो योग इतना ज़रूरी है क्योंकि ये एज एन एडजंक्ट डिज़ीज़ के मैनेजमेंट में ही नहीं हेल्प करता, ये हेल्थ और वेलनेस को प्रमोट करता है, ये डिजीज़ेज़ के होने को प्रिवेंट करता है। सो हमें, अगर हम आधा घंटा भी योग को अपने जीवन शैली में अपना लें, हम एक स्वस्थ जीवन की नींव रख सकते हैं। मैम, ये स्टडी के बारे में कुछ और चीज़ें अगर आप बता पाएँ, आपकी जो स्टडी है जो एम्स में रहते हुए आपने की, वो स्टडी में और क्या था? कि आपने कहा कि मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से भी दिक्कत है, खान पान से भी दिक्कत है, और सिर्फ ऐसा नहीं कि औरत की भूमिका कहीं होती है, पुरुष जिम्मेदार होते हैं, वो स्टडी में निकल के आया है। तो कुछ स्टडी के और अगर चीज़ों को बताएं कि कितने लोगों पे स्टडी या क्या हुआ था, और उसमें और कुछ मोटे तौर पे फाइंडिंग, ताकि लोग हमने तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हमने ओवर अ पीरियड, मतलब हम तो ये काम 2008 से कर रहे हैं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत लोग इन स्टडीज़ में इनरोल हुए हैं। जैसे हमने एक स्टडी करी कि कैसे ये हमारा जो स्पर्म का जो एपिजीनोम होता है, जिसको हम मिथाइलोम कहते हैं, वो कैसे
विद डीएनए डैमेज कैसे और ख़राब हो जाता है और योग से कैसे उसमें सुधार आता है। और ये बिल्कुल जैसे कि शराब पीने से, सिगरेट से, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड के एक्सपोजर से, और ये देखा गया है स्टडीज़ ने, ये वाला पार्ट हमने नहीं किया है, परंतु बाहर की स्टडीज़ ने दिखाया है कि जब मदर्स प्रेग्नेंट होती हैं मेल बेबी से, और अगर वो बहुत नॉनवेज खाना खाते हैं तो उनके मीट में कई एंडोक्राइन डिस्टर्बिंग केमिकल्स की मात्रा बढ़ जाती है, और क्योंकि वो ब्लड में सर्कुलेट करता रहता है तो उसकी मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि वो डेवलपिंग मेल फीटस के जेनाइटो यूरिनरी डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करता है, जिसके कारण उनके कारण इनको जेनाइटो यूरिनरी अबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं, और उनके कारण इनका टेस्टिकुलर डेवलपमेंट इम्पेयर हो सकता है, और उनके कारण भी ये लोग इनफर्टाइल हो सकते हैं। ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये हमें लोग समझ जाएं कि मेल का इनफर्टिलिटी एक कपल प्रॉब्लम है, परंतु आज तक इसमें केवल एक लेडी को ही इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि उसको कोई एंडोक्राइनल प्रॉब्लम, जेनेटिक प्रॉब्लम, कोई एनाटॉमिकल अबनॉर्मेलिटी, कोई ऑटोइम्यून प्रॉब्लम तो नहीं है। परंतु जब ये सब जांच हो जाता है तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हम आदमी की तरफ भी देखें, और ये एक कपल प्रॉब्लम है और उनके भी शुक्राणु की जांच की जाए। एम्स में हम लोग इनका स्पर्म का सेमिनल ऑक्सीडेटिव तनाव का जांच करते हैं, डीएनए डैमेज का जांच करते हैं, और फिर हमने ये देखा है कि योग के पहले कितना डैमेज था और योग को अपने जीवन शैली में अपनाने के बाद कितना इम्प्रूवमेंट आया है, इम्प्रूवमेंट दिखा है उन्होंने। बहुत जल्दी हम ये देखते हैं कि योग करने से केवल 21 दिनों में ही हमें ऑक्सीडेटिव तनाव कम हो जाता है, जीन एक्सप्रेशन नॉर्मलाइज हो जाता है, परंतु डीएनए डैमेज को ठीक होने में करीब 6 मंथ्स लगते हैं। तो हम तो ये एम्फसाइज़ करते हैं कि जिस तरह हम हर रोज़ अपने ब्रश करके निकलते हैं, नहा के घर से निकलते हैं, उसी तरह अपनी जीवन शैली में योग को अपनाओ, चाहे आधा घंटा करो, और कोई डिफ़िकल्ट आसन नहीं करने। क्या क्या करने हैं मैम, अगर बताएंगे? जिसको आपने करवाया होगा तो चेंजेस दिखेंगे। एक्चुअली ये जनरलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि योगा थेरेपिस्ट ही बता सकता है, क्योंकि हर पर्सन को कोई और प्रॉब्लम हो, जैसे किसी को हर्निया की प्रॉब्लम हो, किसी को स्लिप डिस्क की हो, तो हम ओवरऑल नहीं, पर जो आसन होते हैं उनका मेन एम होता है। जैसे हम सूर्य नमस्कार करते हैं, नॉट ओनली वो हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, रेंज ऑफ मूवमेंट को इम्प्रूव करता है, पर हमारे सारे हार्मोनल बैलेंस लाता है। फिर हम जैसे एक्सरसाइजेज करते हैं जिसके कारण पेल्विक ब्लड फ्लो बढ़े, पेल्विक मसल स्ट्रॉन्ग हों, ठीक है। और परंतु ये बहुत ज़रूरी है, हम लोग योग को केवल आसन सोच के छोड़ देते हैं, परंतु ये आसन ही नहीं, हमारे आसन्स का रोल होता है कि बॉडी हमारी परफेक्ट अलाइनमेंट में आ जाए, सो दैट हम ब्रीथ मोर इफ़ेक्टिवली कर पाएँ। जब हम अनुलोम विलोम करते हैं, हम आराम से ब्रीथ करें, और वो करने के बाद अगर हम आराम से प्राणायाम करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम एक मेडिटेटिव स्टेट में चले जाते हैं, जिसमें हम अपने पेशेंट को कहते हैं कि केवल वो अपने ब्रीदिंग की अवेयरनेस रखें, सांस अंदर बाहर लेने की। और हमने इतना सुधार देखा है, चाहे वो बांझपन हो, चाहे वो अर्ली प्रेगनेंसी लॉसेस हों, चाहे वो कॉन्जेनाइटल मैलफॉर्मेशंस हो, तो स्पर्म क्वालिटी डीएनए, और भी हम बहुत डिजीज़ पे कर रहे हैं, फीमेल इनफर्टिलिटी पे, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ पे काम कर रहे हैं, उसमें भी बहुत सुधार देखा है। गठिया पे, रूमेटॉइड आर्थराइटिस पे, डिप्रेशन पे, काला मोतिया पे, और जैसे अब हमने अल्जाइमर्स डिज़ीज़ पे ये स्टडी ख़त्म करी है, रिज़ल्ट्स अभी एनालाइज़ कर रहे हैं, डायबिटीज़ पे कर रहे हैं। तो इन सभी डिजीज़ में योग का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और ये सब जो हमने बाकी स्टडी की है, जो बांझपन वगैरह हमने देखा, जो आईवीएफ के लिए लोग आते हैं, इनफर्टिलिटी की शिकायत लेकर आते हैं, उनमें हमने ये बदलाव देखा? अगर हमने योग सजेस्ट करके देखा तो फिर ये बिल्कुल, हम ये स्टडी कर रहे हैं, जो एआरटी सेंटर है डॉक्टर नीना मल्होत्रा, डॉक्टर रीटा माहे के साथ, डॉक्टर नीता सिंह के साथ, वहाँ पे ये हम स्टडी कर रहे हैं। और जिन कपल्स में हमने देखा कि बच्चा बार बार गिर रहा था या अनसक्सेसफुल था 2-3 बार करने के बाद, तो वो केसेस हमें रेफ़र होते हैं। तो फिर हम उनके डीएनए की जांच करते हैं कि क्या डीएनए में ऑक्सीडेटिव तनाव है, कितना ऑक्सीडेटिव डीएनए डैमेज है। फिर हम इन लोगों को योग कराते हैं, और योग कराने के बाद हमने देखा है कई कपल्स थे जो 10-10, 12-12, 14 साल तक इनफर्टाइल थे, उन्होंने स्पॉन्टेनियसली कंसीव कर लिया। और नॉट ओनली दैट, उसके बाद हमने ये भी देखा
कि कई कपल्स थे जिनको बार बार जब बच्चा गिर रहा था या अनसक्सेसफुल आईवीएफ था, उनका कैरी होम लाइव बर्थ रेट बढ़ गया, मतलब उनके एआरटी भी सक्सेसफुल था। सो ये बहुत ज़रूरी है कि कपल्स इसको अपनाएं, क्योंकि इनके सक्सेस रेट्स बेटर होंगे। और जब ये करते हैं उनको इतना मानसिक तनाव भी होता है। सो दोनों हस्बैंड वाइफ को करना चाहिए, क्योंकि उनका मानसिक तनाव भी कम होगा।